अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद असलम की तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। आज ये जो हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ये IT थर्ड के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसमें आप लोग FTP सर्वर बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको दो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी। पहला सॉफ्टवेयर तो आप लिखें, जस्ट PuTTY लिखें तो आपके पास पहली वेबसाइट आ जाएगी putty.org। तो आप यहाँ से जाके इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपल क्लिक करके। सेकंड, आपको WinSCP एक सॉफ्टवेयर होगा, उसको लिखें डाउनलोड और ये आपके पास पहला लिंक आ जाएगा winscp.net। तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये भी सिंपल सा सॉफ्टवेयर है 11 MB का, तो आप इन दोनों को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। अब आपने क्या करना है, तो आपने इस लैब जो है इसको आपने स्टार्ट करना है। आपके पास ये स्क्रीन ज़ाहिर सी बात नहीं होगी, आपके पास जो सिंपल स्टार्ट लैब लिखा हुआ आ रहा होगा और आपने क्लिक करना है तो आपके पास जो लैब है आपकी वो स्टार्ट हो जाएगी। आपके पास इस तरह की स्क्रीन होगी, आपने जस्ट स्टार्ट लैब पे क्लिक करना है और आपने इंतज़ार करना है कि ये येलो से यहाँ पे इसका जो स्टेटस है वो रेडी पे आ जाए। चलें, यहाँ पे हमारे पास स्टेटस जो है वो ग्रीन हो चुका है और अब आपने यहाँ पे AWS डिटेल पे आपने करना है, क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह की जो टैब है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने डाउनलोड PPK जो फाइल है SSH की के अंदर, वहाँ पे आपने PPK फाइल को आपने इसको डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पे हमने AWS पे क्लिक करना है और सबसे पहले अपने अपनी जो मशीन है जिसके ऊपर हमने FTP सर्वर को क्रिएट करना है उसको करना है। अब उसको करने के लिए आपको पता होगा कि सबसे पहले हम EC2 के अंदर जाएंगे और हम लॉन्च इंस्टेंस पे हम क्लिक करके उस मशीन को क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे नाम के अंदर हम लिख देते हैं FTP सर्वर BSIT और हम लिख देते हैं थर्ड। और यहाँ पे हम अमेज़ोन के अंदर मशीन के अंदर हम अमेज़ोन लिनक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और हम अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट है T2 माइक्रो, जिसके अंदर हमें 1 GB मेमोरी मिल रही है और एक वर्चुअल CPU मिल रहा है। सेकंड जनरेशन का जो कंप्यूटर है उसको हम फ्री टियर जो है उसको रहने देते हैं। अब की पेयर के अंदर हमारे पास ऑलरेडी एक WOC यानी कि जिसे हम वोकी भी कह सकते हैं, WOC की हमारे पास पहले से है, हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं और नेटवर्क सेटिंग को हम क्या करेंगे, एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद इसका नाम वगैरह आप लोग अगर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि हम अभी टेम्परेरी कर रहे हैं तो हम इसको रहने देते हैं। अब पहला जो हमारे पास SSH है जो रूल बना हुआ है, अगर आप इसको रिमूव करके ऑल ट्रैफिक को अलाउ करना चाहें देन आप वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ या आप यहाँ पे उसको क्या कहते हैं क्लिक करके इसको ऐड भी कर सकते हैं, बाद में भी आप इसको एडिट कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो काम है कि हमने यहाँ पे ऑल ट्रैफिक जो है उसको हमने क्या करना है, अलाउ करना है। तो आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। जिस तरह हम यहाँ पे ऑल ट्रैफिक को सिलेक्ट करते हैं, प्रोटोकॉल्स हम ऑल कर देते हैं, रेंजेस हम ऑल कर देते हैं, सोर्स टाइप हम कर देते हैं, एनीवेयर कर देते हैं। और अब आप ऊपर वाले को डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमारा यहाँ पे ऐसा कोई मकसद नहीं है। तो लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो हमारे पास ऑल ट्रैफिक अलाउ होगी, तो ये हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है। तो हम यहाँ से इसको रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग जिस तरह से आपको इजी लगे आप उसको वैसे कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास 8 GB की जो बाय डिफ़ॉल्ट मेमोरी वगैरह है वो सारी डिफ़ॉल्ट हम उनके साथ जाते हैं। जाने के बाद हम इसको क्या करते हैं, लॉन्च इंस्टेंस पे हम क्लिक कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा हमारे पास मशीन को क्रिएट करने में। और अब उतनी देर हमने क्या करना है, जो हमने PuTTY सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था उसको हमने ओपन कर लेना है। इस सॉफ्टवेयर को हमने ओपन कर लिया। अब आपने यहाँ पे अपनी मशीन का जो पब्लिक IP एड्रेस है उसको आपने क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है। उसके लिए हम इस मशीन के रनिंग में आने का थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं और ये अभी हमारे पास मशीन जो है वो पेंडिंग स्टेट में है। तो ये मशीन हमारे पास रनिंग में आ चुकी है। हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, IP एड्रेस को हमने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम इसको IP एड्रेस को यहाँ पे पेस्ट करते हैं। पोर्ट हम 22 के साथ रहने देते हैं, टाइप हम SSH रहने देते हैं। अब यहाँ पे कनेक्शन के अंदर आके SSH का जो हमारे पास टैब है इस यहाँ पे हमने क्लिक करना है और हमने ऑथेंटिकेशन पे हमने क्लिक करके
ब्राउज़ के अंदर जाना है और ये जो हमने लैब यूज़र 8 नाम की फ़ाइल जो हमने यहाँ से डाउनलोड की थी, ये वाली, इसको हमने सेलेक्ट करना है। तो हम इसको कर लेते हैं सेलेक्ट, इसको हम कर लेते हैं ओपन, और ये अब आपके पास एक्सेप्ट का जो दे रही है। तो आप इसको कनेक्ट वंस भी कर सकते हैं, या आप इसकी जो की है उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, ताकि एवरी टाइम ये क्या कह सके, उसको सिलेक्ट कर सके। अब ये हमारी मशीन है और यहाँ पे हम उसके साथ वर्चुअली कनेक्ट हो चुके हैं टर्मिनल के ज़रिए से। हम EC2-यूज़र इसका जो नाम लिखेंगे और ये ऑथेंटिकेशन की जो हमारी थी उसके साथ ऑथेंटिकेटिंग करेगी और उसके बाद हमें हमारी मशीन के अंदर लॉगिन कर देगी। तो पहला सबसे पहले जो ऑप्शन होता है कि आपने अपडेट्स को चेक करना होता है, हम उस चीज़ को की तरफ नहीं जा रहे। तो हम अगर आप करना चाहें तो इसने यहाँ पे एक कमांड बताई हुई है sudo yum, इसको आप क्लिक करके तो इसको आप अपडेट्स भी कर सकते हैं। तो ये अपडेट चेक करेगा, इसने कुछ अपडेट पैकेजेस फाइंड आउट किए हैं, आप उनको रेपो को अपडेट कर लें। अपडेट होने के बाद जाहिर सी बात है आपको इसको अपग्रेड भी करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेगा। तो ये इसने इसको यहाँ पे अपडेट कर दिया। अब हम अपडेट करने के बाद इसे हम अपग्रेड भी करेंगे। चलें, तो इसने हमारे पास फ़िलहाल कोई ऐसा पैकेज नहीं है जिसको ये करना चाहे। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसको पहले सबसे पहले हम sudo का पासवर्ड सेट कर लेते हैं। तो पासवर्ड सेट करने के लिए हमारे पास क्या कमांड है, sudo pass wd, और हम रूट का पासवर्ड क्या करते हैं, सेट करते हैं। तो हमने यहाँ पे पासवर्ड सेट कर लिया है, हमने यहाँ पे पासवर्ड सेट कर लिया है। अब हम VSFTPD को जो हम इंस्टॉल करेंगे, तो हम लिखते हैं yum install VSFTPD, और सॉरी हमने इसके साथ sudo लिखना भूल गए हैं। तो हम यहाँ पे इसको लिखते हैं 345 KB की जो फाइल है वो आफ्टर इंस्टॉलेशन के बाद हमारे पास आ जाएगी। हम इसको यस कर देते हैं। तो ये हमारे पास जो फाइल है वो इंस्टॉल हो चुकी है। अब सबसे पहले हमने ये करना है, हमने इसका स्टेटस चेक करना है। तो आप लोग जानते हैं, आप लोगों के पास एक कमांड होती है सिस्टम CTL की। तो हम लिखते हैं sudo system CTL, और आगे हम लिखते हैं स्टेटस, और हम लिखते हैं VSFTPD का हम जो स्टेटस है वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अभी जो लोडेड है लेकिन वो डिसेबल है। तो हम दो कमांड्स लगाते हैं, एक तो हम इसको अनेबल कर लेते हैं और एक हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। और अब हम दोबारा से इसका स्टेटस चेक करते हैं। तो ये अब जो है हमारे पास रनिंग में है। अब आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि आप अपने नए यूज़र्स भी ऐड कर सकते हैं, आप पुराने यूज़र का पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं। जिस तरह अगर हम पुराने यूज़र का पासवर्ड सेट करना चाहें, हम लिखते हैं sudo, उसके बाद passwd और EC2-user, हम इसका पासवर्ड सेट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे पासवर्ड इंटर करते हैं, तो हमारे पास ये जो इसका पासवर्ड है वो अपडेट हो चुका है। आप नया यूज़र ऐड करना चाहते हैं तो आप लिखें sudo add user, और आगे हम असफन 123 के नाम से हम यूज़र ऐड करना चाह रहे हैं। और अब हम पासवर्ड सेट करना चाह रहे हैं, तो हम लिखेंगे sudo password ESFND123। तो इसका हम नया पासवर्ड लगा सकते हैं। अच्छा, अब आप VSFTPD की फाइल्स में अगर आप कुछ चेंजिंग्स करना चाह रहे हैं, कोई ऑथेंटिकेशन आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, कोई यूज़र की लिस्ट आप लोग अपडेट करना चाह रहे हैं, तो आप गूगल से भी हेल्प ले सकते हैं। कि वरना आप इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है जिसको हम कर देते हैं, ओपन कर देते हैं, वो उसकी डायरेक्टरी होती है नैनो के अंदर जाके आपके पास, सॉरी sudo nano,
आपके पास होती है ETC, और फिर आपके पास VSFTPD का एक फोल्डर होता है, उसके अंदर आपके पास इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन जो फाइल्स होती है .config की जो फाइल होती है उसके अंदर इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन होती है कि आप लोकल यूज़र्स को अनेबल करना चाह रहे हैं। जिस तरह आप इसको देख रहे हैं तो अनोनिमस जो यूज़र्स हैं वो अनेबल हो सकते हैं कि नहीं, राइट अनेबल है, यूज़र के पास कौन से राइट्स हैं, आप ये सारी चीज़ें अगर आप इनमें एडिट करना चाहें, कोई आपके पास एरर आ रहा हो, आपके पास लॉग की जो फाइल होती है जो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पड़ी होती है VR लॉग, और तो आप इन सारी चीज़ों को आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। ये आपकी एक्स्ट्रा चीज़ें, लेकिन फ़िलहाल हमारा जो काम है वो यहाँ पे इसकी इंस्टॉलेशन था वो एंड ओवर है। अब नेक्स्ट स्टेप है कि हमने इसको करना है कनेक्ट अपने कंप्यूटर से, और फाइल्स को कहाँ पे करना है, इसके ऊपर ट्रांसफ़र करना है। तो उसके लिए अगर हम वेब सर्वर क्रिएट करना चाह रहे हैं फाइल्स के लिए, या हम किसी भी मकसद के लिए करना चाह रहे हैं, तो वो आप अपना प्रोसेस वो बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन अभी हम WinSAP के ज़रिए से जो सॉफ्टवेयर है, यहाँ आपके पास फाइल व्हील है, कोई भी आप FTP का जो क्लाइंट है उसके ज़रिए से आपने फाइल्स को अपने कंप्यूटर से इसमें ट्रांसफ़र करना है। चलें हम माज़रत खाऊँ, लाइट बंद हो गई थी, तो हम यहाँ पर थे, हमने अब अपनी मशीन को कनेक्ट कर लिया था। अब हमने इंस्टॉलेशन कर ली थी। अब हमने मशीन के साथ क्या करना था, हमने मशीन को कनेक्ट करना था। उसके लिए हमने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था जिसको हम कहते हैं WinSAP। हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपके पास ये विंडो आएगी, आपने यहाँ पे न्यू सेशन पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे प्रोटोकॉल हमारे पास सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है, आपके पास SCP भी है, FTP भी है, तो हम यहाँ पे सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप एक बात याद रखें, आपके पास जो लिनक्स की मशीन थी उसके लिए हमने पासवर्ड को उसको हमने सिक्योर करने के लिए हमने क्या किया था, हमने जो SSH कीज़ थी हमने उनका इस्तेमाल किया था। और SSH कीज़ जो हैं वो किस तरह से काम करती हैं हम उनके बारे में पहले तफसील के साथ पढ़ चुके हैं, हमें दोबारा उनकी डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, होस्ट नेम को हमने कॉपी किया था, और यूज़र नेम हमारा क्या था, EC2-यूज़र, और पासवर्ड हमने जो नया सेट किया था हमने वो कर लेना। अगर तो आप SSH कीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आपने क्या करना है, लॉगिन कर लेना है, सिंपल लॉगिन करेंगे। लेकिन अभी हम SSH कीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे पास एरर आएगा। एरर क्या आएगा कि हमारी जो पब्लिक की है वो हमारे पास जो इम्पोर्टेड नहीं है, या हमारे पास प्राइवेट की है उसके साथ मैचिंग नहीं हो रही। तो पहले मैं आपको एरर दिखा देता हूँ। अगर तो आपने जो फाइल्स हैं SSH कीज़ को आपने ख़त्म कर दिया, जिसको आता है लिनक्स को यूज़ करना, तो उसके पास जस्ट सिंपल क्लिक करने से उसके पास क्या हो जाएगा, ये लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे जिस तरह से देखें हमारे पास ऑथेंटिकेशन का एरर आ रहा है, ऊपर पब्लिक की का उसने एरर दिया हुआ है। तो हम इसको कैंसिल करते हैं, हम इसको न्यू सेशन पे हम क्लिक करते हैं और हम जाते हैं एडवांस पे। हम एडवांस पे क्लिक करेंगे तो आप देखें यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आपके पास SSH का, और यहाँ पे आपके पास ऑथेंटिकेशन का जो होगा, आपने उस पे यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने प्राइवेट की फाइल पे क्लिक करके आपने अपना जो लैब यूज़र 8 जिसको हमने इसके लिए डाउनलोड किया था, आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है, और देन आपने करना है लॉगिन पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे आप देखें यहाँ पे उसने कीज़ को इंपोर्ट किया, और यहाँ पे हमारा जो यूज़र है ये यूज़र है, जिस तरह आप देखें सी यूज़र अस्फन, और यहाँ पे इस साइड पे हमारे पास होम EC2-यूज़र का जो है वो उसकी डायरेक्टरी आ गई है। यहाँ पे क्लिक करके हम बैक भी जा सकते हैं, और आप देखें आपने अस्फन 123 की जो फाइल थी जो यूज़र नेम क्रिएट किया था वो आपके पास यहाँ पे शो हो रहा होगा। और यहाँ पे आप फाइल्स की जो डायरेक्टरीज़ हैं उनकी जो राइट्स हैं, जिस तरह रीड राइट और एग्जीक्यूट का आप देख सकते हैं कि इसको सिर्फ और सिर्फ आप EC2 यूज़र जो है इसको कर सकता है, और इसको अस्फन कर सकता है, अदर यूज़र इसको नहीं कर सकते। इसी तरह आप अगर रूट से लॉगिन हो रहे हैं तो आप सारी ये फाइल्स की परमिशंस को आप देख सकते हैं, कौन उसका ओनर है। और अगर हम वापस जाते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं होम पे जाता हूँ, EC2 यूज़र में जाता हूँ, यहाँ पे एक फ़ाइल है जी, मेरे पास ये फ़ाइल पड़ी हुई है जीमेल की, एक मेल है PDF में, हम उसको यहाँ से इस तरफ को क्या कर देते हैं, मूव कर देते हैं। तो चूँकि मेरे पास इस डायरेक्टरी की परमिशन है तो मैं यहाँ पे उस फाइल को रख सकता हूँ। तो अब ये फ़ाइल यहाँ पे उसको क्या कहते हैं, मूव हो चुकी है। अब मैं दोबारा अपनी EC2 मशीन के साथ कनेक्ट होता हूँ। कनेक्ट होने के लिए मुझे यहाँ पे IP चाहिए,
SSH की चाहिए। ऑथेंटिकेशन पे जाके ब्राउज़ पे जाके मैं लैब 8 यूज़र को ओपन करता हूँ और मैं इसके ज़रिए से लॉगिन हो के देखता हूँ EC2-यूज़र। और हम जाते हैं अभी अपनी हम होम डायरेक्टरी हम देख लेते हैं। हम होम यूज़र के अंदर हैं तो EC2-यूज़र यहाँ पे आप देखें /home/EC2-यूज़र। तो हम यहाँ पे ls करते हैं तो ये जो फाइल हमने वहाँ से अपने कंप्यूटर से यहाँ पे ट्रांसफ़र की थी तो वो फाइल जो है वो हमारे कंप्यूटर पे मौजूद है। इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल आप लोग अपाची को करते हैं, अपाची को इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपको पता है चूँकि अभी हमारे पास यहाँ पे इंस्टॉल नहीं है तो हमारे पास उसकी डायरेक्टरी होती है var और उसमें हमारे पास HTML के नाम की जो हमारे पास डायरेक्टरी होती है वो होती है। तो आप उसके अंदर कोई अपनी वेबसाइट वगैरह रखना चाहें, कोई फाइल्स रखना चाहें तो आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको भी आप रख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी और आप लोग अपनी जितनी भी लैब्स हैं उनको आसानी के साथ कर सकते हैं। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।